नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिलासपुर से। खबर, बिलासपुर ने सघन गश्त अभियान चलाया। 25 अधिक असामाजिक तत्वों अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। 15 फरार आरोपी, 14 स्थायी वारंट और 56 वारंटी गिरफ्तार हुए। शहर से लेकर ग्रामीण थानों में यह कार्रवाई की गई है। तो बिलासपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जितेंद्र थवाई, हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हैं। जितेंद्र, बड़ी कार्रवाई पुलिस की। देखिए, लगातार अपराधों पर नियंत्रण के लिए बिलासपुर पुलिस जो है वो कार्रवाई करते रही है और इसी कड़ी में आज जिस तरह से एसएसपी ने निर्देश दिया था कौमी गश्त अभियान चलाने के, और जिले भर के तमाम जो शहर से लेकर ग्रामीण थाना क्षेत्र हैं यहाँ पर कौमी गश्त अभियान चलाया गया है, जिसमें पुलिस ने अलग अलग मामलों में जो स्थायी वारंटी है, अन्य वारंटी है, इसके साथ ही जो लंबे समय से फरार आरोपी थे, अपराधी थे, इनकी यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है। करीब 85 से अधिक आरोपी यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें बात करें तो लगभग 15 फरार आरोपी थे और 14 स्थायी वारंट के और 56 जो वारंटी है वो यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं। जिस तरह से पुलिस से जानकारी सामने आई है, इसमें डकैती, चोरी, लूट, इसके साथ ही जो दुष्कर्म के आरोपी थे इनको यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है। इसमें कई आरोपी जो थे लंबे समय से फरार चल रहे थे। हालांकि पुलिस की कार्रवाई आज दिन भर चली है और आगे भी ये कार्रवाई यहाँ पर पुलिस की जारी रहने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया। चले जितेंद्र, अब हमारे साथ बने रहेगा क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त हमें बिलासपुर से ही मिल रही है, जहां पर प्रतिबंधित सिरप और ड्रग्स की बिक्री मामले में मेडिकल दुकान संचालक को गिरफ्तार किया गया है। 290 प्रतिबंधित सिरप, 150 कैप्सूल और टैबलेट यहां से जब्त किए गए। सीपत पुलिस की एनडीपीसी एक्ट के तहत यह पूरी कार्रवाई है। तो नशे के खिलाफ पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। बिलासपुर से यह बड़ी खबर है। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, एक बड़ी कार्रवाई नशे के खिलाफ पुलिस की। देखिए, लगातार सीपत पुलिस को ये सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र की कुछ मेडिकल दुकान है, यहाँ पर जो नशीली प्रतिबंधित सिरप हैं, दवाइयां हैं, वो बिक्री की जा रही हैं। इसी कड़ी में सीपत पुलिस ने यहाँ पर छापामार कार्रवाई की है। नवाडी चौक स्थित जो राज मेडिकल है, यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिनके पास से लगभग 190 जो प्रतिबंधित सिरप है वो बरामद किया गया है। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर नशीली टेबलेट भी यहाँ पर बरामद पुलिस ने किए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जो मेडिकल संचालक है उसकी भी यहाँ पर गिरफ्तारी सीपत पुलिस ने की है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने राज्यव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत 23 मई से फिर बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 23 मई को दंतेवाड़ा विधानसभा का दौरा करेंगे। इस दौरान वे दंतेश्वरी माई का दर्शन कर 11,000 मीटर की चुनरी अर्पित करेंगे। डेनेक्स की महिलाओं ने ये चुनरी बनाकर स्थापित कीर्तिमान किया है। मुख्यमंत्री सोमवार सुबह 11 बजे रायपुर से हेलीकॉप्टर से दंतेवाड़ा के कटे कल्याण के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:15 बजे कटे कल्याण में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1:20 पर कटे कल्याण से हेलीकॉप्टर से बारसूर के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 2 बजे बारसूर में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 3:30 बजे बारसूर से रवाना होकर लगभग 4 बजे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। वे दंतेवाड़ा में शाम 4:30 बजे आदिवासी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शाम 5:30 बजे दंतेवाड़ा में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधिमंडल और संघों के पदाधिकारियों से यहां मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धमतरी के ग्राम देमार में साहू समाज के तेलिन सत्ती महोत्सव में शामिल हुए। सीएम सबसे पहले माता तेलिन सत्ती के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता की पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा, जिसके बाद साहू सदन का भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही भक्त माता कर्मा की महाआरती में शामिल हुए। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र के पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने को लेकर कहा कि केंद्र को वैट और कम करना चाहिए, जिससे देश के लोगों को और राहत मिले। पहले भी बिना मांगे दिए थे और आज भी देने का आश्वासन दिए और मिलेगा। इतना बड़ा समाज है, निश्चित रूप से धमतरी जिला एक घनत्व वाला समाज है, बृहत आबादी वाला साहू समाज है और हमारे तेलिन सत्ती माई का आज हमने महोत्सव का शुभारंभ किया है और उनकी कृपा दृष्टि जरूर बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। साहू समाज के द्वारा तेलिन सत्ती दाई के पूजा अर्चना करने के बाद भूमि पूजन भी हुआ और अधिक राशि की मांग की है। मैंने कहा कि राशि की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल रविवार को अपने बालोद के दौरे में मछली पकड़ते नजर आए। दंडी ब्लॉक के ग्राम धोटिया में निषाद समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने गए सीएम ने तालाब में जाल फेंका। उसके बाद बकायदा जाल को वापस खींचा। मुख्यमंत्री के एकदम सामान्य तरीके से तालाब तक पहुंचकर जाल फेंकना देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए।
इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद भी मौजूद रहे। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए एमपी में कांग्रेस और बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए हैं। मध्य प्रदेश में अगले महीने राज्यसभा की 3 सीटें खाली होने जा रही हैं, जिसमें दोनों दलों पर ओबीसी वर्ग से टिकट देने का दबाव रहेगा, नहीं तो दोनों दलों पर ओबीसी वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगेगा। बीजेपी के पास पिछड़े वर्ग से पूर्व सीएम उमा भारती, प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार, तो कांग्रेस के पास अरुण यादव और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत जैसे बड़े चेहरे हैं, जिनको लेकर सियासी अटकलों का दौर भी तेज होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सदैव पिछड़े वर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रयास करती है। हमारी सरकार में भी 1/3 से ज़्यादा मंत्री पिछड़े वर्गों के थे। राज्यसभा में भी 3 में से 1 सांसद राजमणि पटेल जी पहले से ही पिछड़े वर्ग से हैं। आगामी समय में भी कांग्रेस पार्टी को जहां भी अवसर मिलेगा, पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर मौका दिया जाएगा। राज्यसभा में भी निश्चित तौर पर पिछड़ा वर्ग के अभी 2 से ज्यादा सांसद निश्चित तौर पर हैं राज्यसभा से, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो उचित समझेगा, उस दृष्टि से सबके सशक्तिकरण की भावना की दृष्टि से निर्णय लेगा। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही। चुनाव के मद्देनजर इंदौर नगर निगम और जिले के 8 नगर परिषद में मतदाता सूचियों का नवीनीकरण किया गया, जिसमें 52,964 वोटर्स के नाम काटे गए, जबकि 4,765 नए मतदाता जुड़े हैं। नई सूची में 2,414 महिलाओं के नाम जुड़े हैं, जबकि नए पुरुष मतदाता 2,351 है। नई सूची के अनुसार पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,36,213 है, जबकि 8,99,017 महिला वोटर हैं। इस बार युवाओं की भागीदारी भी अहम मानी जा रही है। हर बार से इलेक्शन कमीशन, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो, चाहे भारत के निर्वाचन आयोग हो, युवाएं जो 18 वर्ष क्रॉस करते हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम रहे, वो इंश्योर करता है कि सभी युवा उसमें शामिल हों। उसके युवाओं के आने से एक नई सोच आती है, नई उमंग आती है और नई प्रायोरिटीज़ का निर्धारण होता है जब वोटिंग होती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन हमेशा ये प्रयास करता है कि युवा, जितने भी युवा हैं, वो शामिल रहें। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया कांग्रेस नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें परेशान कर रहे हैं। इसके पहले भी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह सिंधिया और बीजेपी पर इसी तरह के आरोप लगा चुके हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं। ये उनका कैरेक्टर है, ये उनका काम है, ये उनका चरित्र है। ये व्यक्तिगत नुकसान से कोई पार्टी कमजोर नहीं हो जाएगी। लड़ते रहेंगे, सिद्धांतों की लड़ाई है। बहुत सारे हैं, लोगों को बदले की भावना से काम किया जा रहा है, लोगों के खिलाफ फर्जी केस कायम किए जा रहे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस का कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है। आदरणीय सिंधिया जी जिस तरीके से बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे, मुझे लगता नहीं है कि उसके बाद कोई इस तरह का प्रयास वो करने का कभी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यकर्ता का समूह भी लगातार अब उनके साथ है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं। इसलिए मुझे लगता है इस तरह के ओछे आरोप लगाकर रामनिवास रावत अपनी राजनीतिक हसरतों को पूरा न करें। राहुल गांधी ने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आइडियाज फॉर इंडिया कार्यक्रम में भाग लेते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला कर कहा कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है और एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में केरोसिन की बात कहकर देश को बदनाम किया है। राहुल गांधी को देश की जनता नहीं सुन रही, इसलिए बोलने के लिए वे विदेश जाते हैं। पूरे देश में चारों तरफ मोदी जी के कामों की सुगंध फैल रही है और ऐसे समय पर विदेश में जाकर और देश को बदनाम करने का काम कांग्रेस के स्वयंभू नेता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अपने आप में सरांध पैदा हो गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, जिससे पेट्रोल में 9.5 और डीजल में 7 रुपए की कमी हुई है। अब छत्तीसगढ़ भाजपा राज्य सरकार से मांग कर रही है कि वह वैट घटाकर जनता को राहत पहुंचाए। भाजपा इस मुद्दे को लेकर जल्दी जनता के बीच जाएगी।
साथ ही धरना प्रदर्शन की रणनीति भी तैयार कर दी है। इसी मामले पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने रायपुर के शास्त्री चौक स्थित पेट्रोल पंप में मिठाई बांटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपना काम कर दिया है, अब राज्य सरकार को पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करना चाहिए, नहीं तो आगामी दिनों में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। वहीं पूर्व मंत्री प्रज्वल अग्रवाल का कहना है कि राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगाकर अपने कर्तव्यों से बचना चाहती है, उसे जल्दी वैट कम करना चाहिए। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि केंद्र सरकार जितनी एक्साइज ड्यूटी लगाई है पहले उतनी वापस ले ले, इससे रेट कम हो जाएगा और राज्यों का हिस्सा खुद कम हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 4% सेस भी लगाया है, जिसे हटाया जाना चाहिए। जो यूपीए सरकार के समय जो सेंट्रल एक्साइज था 9 रुपया और 3 रुपया, उस दर पे ले आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार ने सेस 4% लगाया है, जो पहली बार लगा है पेट्रोल और डीजल में, उसे समाप्त किया जाए। अगर छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देना चाहते हैं तो भूपेश बघेल सरकार को जितना केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है उतना ही जीएसटी में भी कमी छत्तीसगढ़ में करना चाहिए। केंद्र की सरकार ने पूरे भारत के जनता के लिए सोचकर इतनी बड़ी कटौती की पेट्रोल डीजल पर। छत्तीसगढ़ की जनता भी यही मांग करती है, छत्तीसगढ़ की जनता भी यही चाहती है कि यहाँ की भूपेश बघेल की सरकार यहाँ के वैट टैक्स में कमी करके यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ की जनता को राहत दे, अन्यथा युवा मोर्चा आपके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगा छत्तीसगढ़ की जनता के हित में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से बिलासपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राज्य कैंसर संस्थान का वर्चुअल भूमि पूजन किया। इस राज्य कैंसर संस्थान में सभी प्रकार के कैंसर के इलाज की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। राज्य कैंसर संस्थान में 100 बिस्तर वाले अत्याधुनिक कैंसर वार्ड और 20 बिस्तरों का अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस कैंसर संस्थान के शुरू होने से आसपास के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा। लोगों को बिलासपुर में ही एक ही छत के नीचे सारी सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, बिलासपुर के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से जुड़े थे। वहीं मुख्यमंत्री निवास में विधायक शैलेश पांडे और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार किए जा रहे प्रयासों के क्रम में आज एक और महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 120 करोड़ रुपए की लागत से बिलासपुर में राज्य कैंसर संस्थान के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। राज्य कैंसर संस्थान बिलासपुर में 100 बिस्तरों का अत्याधुनिक कैंसर वार्ड होगा। कोरोना काल से बंद पड़े नान घोटाले की सुनवाई एक बार फिर शुरू हो गई है। सुनवाई शुरू होती प्रदेश की राजनीति फिर गर्म है। भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि नान यानी नागरिक आपूर्ति निगम साल 2015 में इस ऑफिस पर घोटाले का आरोप लगा। कांग्रेस ने 36,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, जिसके बाद जांच शुरू की गई। आरोप है कि रिश्वत लेकर मिलर्स का लाखों क्विंटल घटिया स्तर यानी कि डी ग्रेड का चावल बढ़िया यानी ए ग्रेड चावल मानकर खरीद लिया गया। आरोप लगा कि इससे न केवल मिलर्स को बल्कि नान के अधिकारियों को भी करोड़ों की कमाई हुई और यह पैसे छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों के अलावा सरकार के लोगों तक पहुंचा है। सोमवार से शुरू हुई सुनवाई में कोर्ट ने 12 लोगों को समन भेजकर गवाही के लिए बुलाया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि बीते साल पुराने मामले में जल्द अब फैसला आ जाएगा। लगभग अंतिम चरणों में तो केस आ ही गया है। न्यायालय जिस तरीके से जिस स्पीड से ट्रायल में मूवमेंट हो रहा है और हम लोग भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी इसका जजमेंट आ जाएगा। कि नान की कालिख में जिन लोगों के हाथ रंगे हुए हैं, आज वही लोग सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उन पर टिप्पणी की है उसको भी गौर करने वाली बात है। तो आज कहीं ना कहीं जिन पे आरोप ये लगाते थे विपक्ष में रहते हुए, आज उनके साथ में मिलकर सरकार चलाई जा रही है। पहले दिन से जब ये घोटाला उजागर हुआ था तब से इसके लिए दोषी डॉक्टर रमन सिंह को मानते थे। सीएम मैडम कौन थी, चाहते थे इसकी जांच हो, इसीलिए एसआईटी का गठन करवाया जाता था। प्रश्रय देने का काम तो नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे, जो एसआईटी के काम को रोकने के लिए कोर्ट में गए थे। आगे देखते हैं बिग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर जापान दौरे के लिए रवाना हुए। पीएम 23-24 मई तक जापान के दौरे पर रहेंगे। पीएमओ ने बताया कि मोदी टोक्यो में होने वाली क्वाड समिट में भाग लेंगे। इस समिट में क्वाड के 4 देशों के नेता क्वाड में हो रही प्रगति की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर इस दौरे के बारे में जानकारी दी।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज खेली जाएगी। इसके लिए बीसीसीआई ने टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कप्तानी केएल राहुल को सौंपी गई है, जबकि ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया। दिनेश कार्तिक के आलिया प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें भी T20 टीम में जगह दी गई है। केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए और डीजल में 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। इस कटौती के बाद पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटा है। अब तक राजस्थान, उड़ीसा और केरल की सरकारें पेट्रोल डीजल पर वैट में कटौती कर चुकी है। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी घटाने के ऐलान के एक दिन बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य की जनता को राहत दी है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने का फैसला किया। पेट्रोल पर 2 रुपए 8 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर की कटौती करने का ऐलान हुआ है। बढ़ते आगे खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। कल जबलपुर में आईटीबीपी में आरक्षक पद के फिजिकल टेस्ट में दौड़ते दौड़ते बालाघाट के युवक की मौत हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार आज हुआ। युवक का शव जैसे ही गांव पहुंचा, ग्रामीण युवक के शव सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए और अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि 10 दिन पहले भी लांजी क्षेत्र के ग्राम सावरी निवासी एक युवक की भर्ती के दौरान मौत हुई थी। बालाघाट जिले के हमारे 2 साथी, हमारे समाज के 2 साथियों की मृत्यु हो गई। शासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और इनके परिवार में जो भी पढ़े लिखे लड़के हैं उनको एक नौकरी दी जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस प्रशासन मध्य प्रदेश का इसका दौड़ करवा रहा था। सुबह 5 किलोमीटर की इनकी दौड़ होती है। निश्चित तौर पे ये इतनी भीषण गर्मी में जहाँ टेम्परेचर 44, 45, 46 का, इस प्रकार की दौड़ों को तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और इसका एक अच्छा मौसम देख करके इनकी पुनः परीक्षा को जारी किया जाए। एक मांग जो भर्ती गर्मी को देखते हुए आगे बढ़ाने की जो मांग है वो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से जबलपुर एसपी साहब को बता दिया गया, वहाँ पर अवगत करा दी गई है। शेष जो 2 मांगे हैं वो शासन स्तर की है। हम लोग यहाँ से ज्ञापन शासन स्तर पर भेजेंगे। जैसी मंजूरी वहां से आती है, उस पर जो भी निर्णय होता है उस निर्णय से परिवार को अवगत करा देंगे। शुक्रवार को चित्रकूट जलप्रपात से कूदकर आत्महत्या करने वाली महिला की पहचान हो गई। महिला का नाम सोनी कश्यप बताया गया और वह भंडारजी थाना क्षेत्र की टहकापाल की रहने वाली थी। पति से अलग होने के चलते महिला मानसिक रूप से परेशान थे। चित्रकूट जलप्रपात में कूदने से पहले मृतका सोनी कश्यप घटना से करीब 1 हफ्ते पहले घर से लापता हो गई थी। इससे पहले भी महिला कई बार घर छोड़कर चले जाया करती थी, जिसके चलते परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। चित्रकूट में महिला के कूदने की बात सामने आने के बाद सोनी कश्यप के परिजनों ने चित्रकूट चौकी से संपर्क किया, तब जाकर महिला की पहचान हो पाई। सूचना मिली है कि तत्काल अभी जाएंगे करके करीब 4 साढ़े 4 बजे सूचना मिली है इसका, तो हम लोग तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। अब इस रात में सर्चिंग जारी रहेगा लाइट के साथ। तो तत्काल जानकारी मिली है। कितने समय हुई थी घटना? तो ये करीबन 1 बजे का आसपास। अच्छा। प्रकृति को बचाने के लिए कांकेर वन मंडल अनोखी पहल कर रहा। वन विभाग की टीम लोगों के ग्रीन हैंडप्रिंट इकट्ठा कर पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रही। आज कांकेर के महाराणा प्रताप चौक पर 10,257 लोगों के ग्रीन हैंडप्रिंट लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। इस कार्यक्रम में बिलासपुर आए इको क्लब के 15 बच्चे भी शामिल हुए। कार्यक्रम में लोगों को पर्यावरण को बचाने की शपथ भी दिलाई गई। बैनर पे 10,000 लोगों के ग्रीन हैंडप्रिंट लेकर एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे थे, और जिसके माध्यम से हम विश्व के जैव विविधता और बायोडाइवर्सिटी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और बचाने के लिए इन बच्चों के सहयोग से एक हैंड ग्रीन प्रिंट लेकर इस कार्यक्रम में जन सहयोग की अपेक्षा के साथ ये कार्यक्रम को संपादित किए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स पार्क मनिंद्रगढ़ की वर्चुअल नींव रखी। आमा खीरवा इलाके में हसदेव नदी के तट पर 28 करोड़ साल पुराने समुद्री जीवाश्म मौजूद हैं। सरकार ने मैरीन फॉसिल्स पार्क के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे पार्क का निर्माण होगा। विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने कहा कि मैरीन फॉसिल पार्क बनने से नगरवासियों सहित क्षेत्र के गोंडवाना समाज में खुशी की लहर है। साथ ही अब पूरे विश्व में मनिंद्रगढ़ को एक नई पहचान मिलेगी।
समुद्री जीवाश्म हमको मिले हुए हैं, इसको अच्छे से संरक्षित करके एक पार्क के रूप में इसको डेवलप करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे मनेंद्रगढ़ विधानसभा का नाम हो। आज माननीय मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने आज इसका भूमि पूजन वर्चुअल रूप से करके और 1.25 करोड़ की लागत से लगभग इस पार्क का जो फुटपाथ फिनिशिंग और उसके बोर्ड और इसके लिए उन्होंने 1.25 करोड़ की लागत से ये काम आज उसका प्रारंभ हुआ है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।